नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर के शिफ्ट देख रहे थे। तो 13 तारीख की सेकंड शिफ्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 13 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट कर ली थी। ठीक है, तो अब सेकंड हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की शुल्क टैरिफ वरीयता यानी कि डीएफटीपी योजना का लाभार्थी नहीं है? ठीक है, आपको डीएफटीपी में जितने कंट्रीज हैं उसमें से मैच करना है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज इस लिस्ट में नहीं आती है। ठीक है, पहले डीएफटीपी होता क्या है, ठीक है, देखते हैं हम लोग। डीएफटीपी अगस्त 13 अगस्त सन 2008 में पीएम मनमोहन सिंह की पीएम मनमोहन सिंह द्वारा डीएफटीपी की घोषणा की जाती है ठीक है, कब की जाती है कोई आपसे पूछे? 13 अगस्त 2008 को। ठीक है, डीएफटीपी शुल्क मुक्त टैरिफ प्रायोरिटी। ठीक है, शुल्क मुक्त टैरिफ यानी कि इनमें वो देश रखे जाएंगे जो कि गरीब है, ठीक है ना, उनकी जीडीपी अच्छी नहीं है, तो उनसे जो भी प्रोडक्ट हम लोग के पास आएगा उसको शुल्क फ्री रखेंगे कुछ प्रोडक्टों को, यानी कि हम उनको मार्केट प्रोवाइड करेंगे और वो हम लोगों को जो अपने गुड्स हैं, जो भी सामान है, कुछ भी जो भी किसी भी कंट्री से आता है उसको हम शुल्क मुक्त रखेंगे। ठीक है ना, तो वो लिस्ट बनाने के लिए बोला और उस लिस्ट के तहत कुछ कंट्रीज को रखा जिसमें तो कुछ एशिया की शामिल थी, ज्यादातर अफ्रीका की कंट्री शामिल थी जिनकी जीडीपी अच्छी नहीं है लेकिन वो मार्केट खोज रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो पीएम मनमोहन सिंह 13 अगस्त 2008 को घोषणा करते हैं डीएफटीपी लिस्ट की, यानी कि उन कंट्रीज की लिस्ट का जिन पे वो टैरिफ नहीं लगाएंगे, जिन पे वो शुल्क नहीं लगाएंगे, जिन पे वो टैक्स नहीं लगाएंगे, उनको फ्री रखेंगे। समझ गए ना? तो ऐसे देखिए उस कंट्रीज में हमने क्या रख डाला, एलडीसी कंट्रीज फाइंड की। एलडीसी का मतलब होता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, समझ गए, इसके नाम से ही पता चल गया होगा। ऐसी कंट्रीज जो कि कम विकसित है, लीस्ट डेवलप्ड, अल्प विकसित देश। ठीक है, एक लिस्ट तैयार करवाई और जिसके अकॉर्डिंग 49 कंट्रीज का चयन हुआ। उन 49 कंट्रीज में 33 कंट्रीज आपकी अफ्रीका से थी, 16 कंट्रीज आपकी एशिया से थी और एक कंट्री आपकी अमेरिकन आइलैंड से थी। ठीक है, ठीक, इस तरीके से इसको एक्स्ट्रा में डाल के रखा उन्होंने। अब की जो रिपोर्ट आई है इसमें 2 कंट्रीज और ऐड हो चुकी हैं। तो ये कौन सी कंट्रीज है? जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को रखा गया जिसमें से 33 कंट्रीज अफ्रीका से थी जिनकी जीडीपी काफी कम है लेकिन वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, लेकिन दूसरी कंट्रीज में उस प्रोडक्ट पर जो शुल्क लगता है, जो टैक्स लगता है वो ज्यादा है, इसलिए वो अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो हम लोगों ने उन्हें क्या किया कि 2008 में एक ऐसी लिस्ट तैयार करवाई जिसके तहत हमने एलडीसी की लिस्ट तैयार करवाई। ठीक है ना, ऐसी लिस्ट तैयार करवाई जिसके तहत हमने कुछ कंट्रीज को चिन्हित किया कि भाई इनके प्रोडक्ट पर हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे। तो देखिए कितना तरक्की की छूट दी। एलडीसी से आने वाले यानी निर्यात वाले आने वाले 98.2 उत्पादों को शुल्क फ्री रखा। अब देख लो आप 98.2 को, यानी कि तकरीबन जो पूरा सामान आता है उसी को ही फ्री कर दिया, केवल कुछ पर हम लोगों ने टैक्स लगाया, शुल्क फ्री रखा एवं केवल 1.8 उत्पादों पर शुल्क लगाया। ठीक है, तो देखो कितना आसान है।
अब वो कंट्रीज आराम से माल बेचती हैं, क्योंकि 98% प्रोडक्ट पे तो हम लोगों ने टैक्स ही नहीं लगाया, उनको शुल्क फ्री रखा। तो भाई ये जो DFTP है, शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता, इसमें इन देशों को रखा है। और ये टोटल देश कितने हैं? 49 है, जिसमें से 33 कंट्रीज अफ्रीका की है। तो आपको उस लिस्ट में से पहचानना है कि बोलो इस योजना का लाभार्थी कौन नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, अंगोला कौन सा देश है जो इसका लाभार्थी नहीं है? अंगोला। ठीक है, अंगोला को हमने इसमें शामिल नहीं कर रखा है। ठीक है, बाकी के बुरुंडी, रवांडा, म्यांमार, ये तीनों की तीनों कंट्रीज DFTP लिस्ट में शामिल है। ठीक है, LDCs के अंदर आती हैं। ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन में इनके अपनी शिफ्ट में देख चुका हूं, जो पेपर में करवा रहा हूं। एक DFTP के बारे में पूछा था कि कब शुरू किया था और किस PM के टाइम पर था, एंड सेकंड क्वेश्चन कंट्रीज को चेक करने के लिए बोल दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर फोकस पर एक छोटी वस्तु रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा? ठीक है ना, यहाँ पर किस लेंस की बात की जा रही है? किस लेंस की बात की जा रही है? उत्तल लेंस की। ठीक है ना, उत्तल लेंस की बात की जा रही है इस तरीके से। तो इस पर आपसे पूछा है कि कोई छोटी वस्तु लेंस के बाईं ओर, ठीक है ना, यानी कि इस पे फोकस पर रख दो। ठीक है ना, फोकस पर रख दो, एक छोटी वस्तु रख दे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा? तो ठीक है, प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई? यहां पर बनेगा, दाईं ओर बनेगा। ठीक है ना, इसका जो प्रतिबिंब है दाईं ओर बनेगा और अनंत पे बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पर। ठीक है, ये ध्यान रखना, अनंत पर बनेगा। जो इमेज फॉर्म होगी वो कहां होगी? अनंत पर होगी। ठीक है ना, और कहां होगी? दाईं ओर। और कैसा होगा इमेज? आभासी। कैसा होगा? आभासी। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखो, गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उनमें से मौखरियों का उदय निम्नलिखित से किस क्षेत्र में हुआ? ठीक है, मौखरी वंश की बात की जा रही है। तो भाई मौखरी वंश का कहां हुआ था? कन्नौज में। ठीक है, कन्नौज में हुआ। तो देखते हैं मौखरी वंश को, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। मौखरी वंश, ठीक है, 510 में इसकी स्थापना हुई, 510 ईस्वी में। ठीक है, और ये किसके थे भाई? गुप्तों के सामंत थे। किसके? गुप्तों के सामंत। ठीक है, कहां निवास करते थे? कान्य कुब्ज में। ठीक है, कहां पर निवास? कहां था? कान्य कुब्ज, यानी कि कन्नौज। कहां था? कन्नौज, कान्य कुब्ज। ठीक, प्रथम शासक कौन बोला जाता है? जो संस्थापक बोला जाता है वो कौन है इसका? राजा हरिवर्मा। कौन? राजा हरिवर्मा। ठीक है, और भी कई लोग आए इनके बाद में, लेकिन ये कैसे थे? सामंती राजा थे। ठीक है, सामंती राजा, यानी कि गुप्तों के सामंत, यानी कि उनके अधीन राज्य करते थे। ठीक है, अगर स्वतंत्र राज्य की बात करें, स्वतंत्र राज्य की, तो ईशा बर्मन। ठीक है, ईसा बर्मन स्वतंत्र शासक थे, स्वतंत्र शासक थे ईसा बर्मन। ठीक है, उसके बाद में लास्ट जब इस साम्राज्य को मिल लिया, यानी कि साम्राज्य का डेट कितना था? 610 ईस्वी तक, 606 ईस्वी तक था। कहां तक था? 606 तक। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, मौखरी शासन, मौखरी वंश 510 से स्टार्ट हुआ ईस्वी से, कहां तक गया? 606 तक। ठीक है, ठीक। अब इसी के रुद्र दमन थे जो, सॉरी, ग्रह बर्मन, ग्रह बर्मन का विवाह, ग्रह बर्मन का विवाह हर्षवर्धन की बहन, हर्षवर्धन जो कि थानेसर के राजा थे, हर्षवर्धन की बहन राजश्री के साथ हुआ था। बहन राजश्री के साथ हुआ था। ठीक है, उनकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई, यानी कि हत्या कर दी गई। ठीक है, पाल वंश के शासक शशांक एवं मालवा वंश के शासक देवगुप्त ने इनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में राजश्री का अपहरण कर लिया।
ठीक है। फिर हर्षवर्धन ने राजश्री को किसी भी तरीके से सती होने से बचाया और कन्नौज पर कब्जा कर लिया, ठीक है ना। फिर ये कन्नौज किसके अंदर चला गया, थानेसर के। तो ये पूरा इसका रिकॉर्ड था। तो क्या बोलोगे आप, कन्नौज में कौन थे, मौखरी वंश, ठीक है, कान्याकुब्ज, ठीक है। और ये पूरा इसके बारे में नॉलेज है कि किस तरीके से मिलाया था। 606 में 606 ईस्वी में हर्षवर्धन द्वारा इस साम्राज्य को ग्रहमर बन के मरने के बाद में पुष्यभूति वंश में शामिल कर लिया था, ठीक है। तो भाई यहाँ पर पूछा गया था किन साम्राज्य को, उनमें मौखरी कौन थे, तो कन्नौज के शासक थे, ठीक है। कन्नौज कहाँ मौजूद है भाई, यूपी में। कहां पर मौजूद है इस टाइम पर, यूपी में, ठीक। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, ठीक है। सार्वजनिक का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर है। तो देखो भाई, अडानी प्राइवेट कंपनी, रिलायंस प्राइवेट कंपनी, टाटा प्राइवेट कंपनी। तो कौन सा होगा, भेल, ठीक है ना। भेल आपका, भेल के बारे में तो थोड़ा देख लेते हैं। भेल आपका क्या है, सरकारी कंपनी, ठीक है ना। सरकार के अंदर में काम करती है, सरकारी कंपनी है, यानी कि सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी। ठीक। ए वेल भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, भारी उद्योग मंत्रालय के अंदर आती है, भारी उद्योग मंत्रालय के अंदर, मंत्रालय के भी, मंत्रालय के अंडर ये वर्क करती है, ठीक है। क्या प्रोडक्ट करती है, बिजली के सामान, बिजली के सामान एवं एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी में, औद्योगिक प्रौद्योगिकी में, प्रौद्योगिकी में उत्पादन करती है, ठीक है। अगर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप देख लो, टरबाइन, टरबाइन, बॉयलर, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, बिजली संयंत्र के उपकरण। कई कंट्रीज में इसकी शाखाएं बनी हुई हैं, ठीक है। कई कंट्रीज के लिए माल सप्लाई करती है, काफी बड़ी कंपनी है, ठीक है ना। भेल सरकारी कंपनी है, किसके अंतर्गत आती है भाई, भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। बिजली के सामान एवं इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है, तो इंजीनियरिंग के सामान बनाती है, जिसमें से आपका टरबाइन है, बॉयलर है, बिजली के संयंत्र है, ठीक है। तो ध्यान रखना। और कब इसकी स्थापना हुई, 1956 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है, स्थापना। और जो इसके पहले वो होते अध्यक्ष, कौन थे भाई, अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष की बात करें, ठीक है, ये बाद में देखेंगे। तो किस टाइम पे हुआ, 1956, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो ये इसके बारे में क्या क्या बनाती है, टरबाइन, बॉयलर, बिजली, सरकारी कंपनी। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, भारी उद्योग मंत्रालय के अंदर आती है, और कई देशों में इसकी ब्रांचेस ओपन है, ठीक है। वो भी यही इक्विपमेंट यानी कि यही उपकरण बनाती है एवं सप्लाई करती है, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखो, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। तो भाई कहां किया गया था, सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में किया गया था। कब किया था, भारतीय राष्ट्रीय सेना, INA, भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय सेना, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, 1 सितंबर 1942 को सिंगापुर में जापान के सहयोग से इसकी स्थापना की थी, जापान के सहयोग से, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना, जापान के सहयोग से स्थापना की थी, स्थापना की थी। किसने की थी भाई, किसने की थी, रास बिहारी बोस द्वारा, रास बिहारी बोस द्वारा इसकी स्थापना की थी, द्वारा स्थापना, ठीक है। किसका सहयोग था, जापान का, ठीक।
मोहन राम को कैप्टन बनाया गया था। क्या बनाया गया था? कैप्टन। ठीक। सहयोग से कहां की गई थी स्थापना? कहां गई की गई थी? सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में। लेकिन किसी कारणवश इनकी बन नहीं पाई आपस में और फिर इसको भंग कर दिया गया। ठीक है। फिर 1943 में सुभाष चंद्र बोस के सहयोग के द्वारा दोबारा इसको खड़ा किया गया, जिसमें नेहरू एवं गांधी नाम की रेजिमेंट थी और महिलाओं के लिए एक अलग से यूनिट थी जिसका नाम क्या था? झांसी। ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई कैडेट नाम था, तो ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे स्थापना पूछी है, सिंगापुर में जापान के सहयोग से की गई थी। ठीक है। रासबिहारी बोस द्वारा इसकी स्थापना हुई है एवं मोहन राम को क्या बनाया गया? कैप्टन बनाया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और किस लिए बनाया गया था भाई? निर्माण किस लिए हुआ था? ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए, शासन को हटाने के लिए, ठीक है, हटाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, स्थापना की गई। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 में भारत को हराकर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी? तो भाई किसने जीती थी? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, किसने जीती थी? ऑस्ट्रेलिया ने ये जो आपका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है ये जीती थी। ठीक है, कहां हुआ था? यूएई में। ठीक है, यूएई में, जिसमें इन्होंने भारत को हराया था। करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है ना, कहां पर हुआ था भाई? यूएई में, सॉरी इसके होम ग्राउंड में ही हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था ये। तो भाई टेस्ट चैंपियनशिप तो ध्यान रखना कौन जीता इसमें? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, करंट का है। एक बार और आप देख लेना। नेक्स्ट, सबसे महान चोल शासकों में एक राजराजा प्रथम ने 985 ईस्वी से कहां तक शासन किया भाई? 1014 तक। कहां तक किया? 1014 तक। ठीक, राजराजा प्रथम, राजराजा प्रथम 985 से 1014 ईस्वी तक। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए, चोल शासक थे, कौन थे? चोल शासक मालदीव, श्रीलंका आदि पर विजय प्राप्त की थी, आदि पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, उसके बाद में इनका जो मूल नाम था, मूल नाम जो था आरमोली बर्मन, आरमोली बर्मन था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 1010 में बृहदेश्वर का मंदिर का निर्माण करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कहां करवाया था? मंदिर का तंजौर में। ठीक है, जो इनकी कैपिटल थी, चोल वंश की राजधानी थी, तंजौर में कराया। ठीक, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में इन्होंने अपने पुत्र राजेंद्र प्रथम को शासक बना दिया चोलाज का। ठीक है, द ग्रेट किंग है। नेवी को इन्होंने बेहद सुदृढ़ किया था, नेवी को सुदृढ़ किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। सुदृढ़ मतलब काफी अच्छी नेवी की थी इन्होंने, काफी विकसित नेवी बना रखी थी उस टाइम पर। और एक इंपेरियल टाइप में, साम्राज्य टाइप में इन्होंने विकसित कर लिया था, जो कि 1279 तक ये साम्राज्य रहा। ठीक है, जो चोल शासक है, चोल साम्राज्य है, तो ध्यान रखना। थोड़ी सी डिटेल थी, तो कहां तक किया? 1014 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी? तो भाई किस वर्ष की गई थी? 1927 में। ठीक है, 1927 में, 1927 में आईओए की, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक, 1927 में। इसके जो वो थे, क्या बोलते हैं, फाउंडर थे। दिल्ली कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? नई दिल्ली। कहां पर है हेडक्वार्टर? नई दिल्ली में। ठीक है, संस्थापक कौन थे या अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर
दोराबजी टाटा, दोराबजी टाटा, ठीक है। अब प्रेजेंट में कौन है आईओए का अध्यक्ष? पीटी ऊषा। कौन है? पीटी ऊषा, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में कौन चल रहा है? रघुराम अय्यर, ठीक है। तो ये दोनों भी ध्यान रखना भाई, कोई पूछ ले आईओए का, ठीक है, इंडियन ओलंपिक संघ। तो ये ध्यान रखना कब किया था? 1927 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष थे, जो प्रथम अध्यक्ष थे, दोराबजी टाटा। कौन थे? दोराबजी टाटा। और पीटी ऊषा इनकी इस टाइम पर प्रेजेंट में पीटी ऊषा अध्यक्ष है, ठीक है ना। रघुराम अय्यर को भी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है? तो देखो भाई, कौन सी नहीं है संसदीय कार्यवाही की? आधे घंटे की चर्चा है, पूरे दिन भर चर्चा, ये नहीं है, ठीक है। ये संसदीय कार्यवाही नहीं है, ठीक है। आधे घंटे की चर्चा होती है, 2 घंटे की चर्चा होती है, एवं शून्य काल होता है जिसमें विशेष प्रश्नों को पूछते हैं, लेकिन पूरे दिन की चर्चा संसदीय कार्यवाही का हिस्सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? ठीक है। तो भाई देखिए, हिमालय के सबसे पूर्वी की बात करें तो कौन सी नदी आपकी? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। 3638 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है, लंबी नदी है, ठीक है। लॉन्ग रिवर कहां से निकलती है? तिब्बत से। ओरिजिन कहां है इसका भाई? तिब्बत से मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। इस झील से निकलती है। भारत में दिहांग अरुणाचल के रास्ते प्रवेश करती है। असम से होती हुई बांग्लादेश में एंटर करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है। पद्मा एवं यमुना के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये ध्यान रखना पूरी, ठीक है। कहां से निकलती है भाई? ये पूरी नॉलेज ध्यान रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना। 3638 किलोमीटर लॉन्ग है, तिब्बत से मानसरोवर झील से निकलती है, भारत में ये अरुणाचल प्रदेश दिहांग के रास्ते प्रवेश करती है, एवं असम से होती हुई बांग्लादेश में जाती है। वहां पर ये पद्मा एवं यमुना के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, जो सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, ठीक। नेक्स्ट देखो, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं भाई? सारंगी। किसको बजाते हैं? सारंगी, ठीक है। तो देखो, थोड़ा सा साबरी खान के बारे में देख लेते हैं। साबरी खान जो पुरस्कार पाए, क्योंकि यहाँ पर भी यही पूछा है, तो इनको पद्मश्री मिला था 1992 को, ठीक है। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था इनको 1986 को, ठीक है। इनको पद्म भूषण मिला था इनको सन 2006 में, ठीक है। ये उनकी उपलब्धियां हैं, ठीक है ना। उसके बाद में और पूछे कोई जो सारंगी वादक है, तो उनके नाम और देख लो जो सारंगी वादक है इस टाइम पर। शकूर खां, मामन खां, राम नारायण, ठीक है। ये फेमस सारंगी उस्ताद है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ठीक है, किस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं? सारंगी को। कब मिला पद्म भूषण? 2006 में, क्योंकि आ गए यही पुरस्कारों का डेट पूछ सकता है आपसे,
तो इसको ध्यान रखो, ठीक है ना। चलो अब अपशकल एक्सफोलिएशन का एक रूप है, ठीक है। क्या होता है, आपने देखा होगा जो पुरानी चट्टाने हैं, जैसे कि आग्नेय चट्टाने हैं, ठीक है ना, महाराष्ट्र में आपके कई जगह पाई जाती हैं आग्नेय और अपसादी, आपने सुना होगा, तो आग्नेय चट्टाने हैं। तो जितना पुराना हो जाता है और अंदर दबाव के कारण उस चट्टान में बाहर की जो परत है वो उखड़ने लगती है, ठीक है ना, वो छिल जाती है जो परत है। और किस कारण, सुकड़ने और दबाव के कारण, ठीक है, कभी सुकड़ता है कभी फैलता है। इस दबाव के कारण, संकुचन के कारण और प्रसार के कारण उस पर दबाव पड़ता है चट्टान पर, जिससे कि उसकी बाहर की जो परत है वो चटकने लगती है एवं छूटने लगती है, ठीक है। एक ऐसा क्या बोलते हैं इसको, भौतिक अपक्षय, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, भौतिक अपक्षय। अपशकलन पूछा, यानी कि उस जो परत उखड़ रही है उस उखड़ने को क्या कहते हैं। अपशकल का मतलब क्या है, चट्टान का चट्टान की बाहरी परत का उखड़ना, बाहरी परत का उखड़ना। और मैंने क्या रीजन बताया आपको, चट्टान के अंदर दबाव, और वो किस कारण, प्रसार एवं संकुचन के कारण जो दबाव आता है, फिर चट्टान की जो बाहरी वो है परत है वो छूटने लग जाती है, ठीक है, उखड़ने लग जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, अपशकलन, ठीक है ना। और ये है क्या है, भौतिक अपक्षय, किसके अंदर आता है, फिजिकल वेदरिंग के अंदर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ऑप्शन 3। और अपशकलन का मतलब ध्यान रखना, बाहरी परत का उखड़ना या दरारें आना, ठीक है। और क्या शामिल है, दरारें आना, ठीक, दरारें आना। अब देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है। तो भाई कौन सा है, अनुच्छेद 80, ठीक है, सीधी सीधी सी बात है। कौन सा है, अनुच्छेद 80। तो देखो एक ट्रिक है, सरल, सा का मतलब संसद, ठीक है, रा का मतलब राज्यसभा, ला का मतलब लोकसभा, ठीक है, लोकसभा। तो देखिए संसद का होता है अनुच्छेद 79, इसका होता है अनुच्छेद 80, और इसका होता है अनुच्छेद 81। तो इसको तीनों को एक साथ ध्यान रख लो, किस फॉर्म में, सरल। और 79 से स्टार्ट कर दो काउंटिंग, 79, 80, 81, ठीक है, सरल। 79 पहले आता है तो संसद, रा बाद में आता है राज्यसभा तो 80, ठीक है, ला बाद में आता है तो अनुच्छेद 81 यानी कि लोकसभा, ठीक है, बड़ा इजी सा है, देख लो इसको और नोट कर लो एक साथ में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन सी आपकी, संगीत नाटक अकादमी, ठीक। इसका निर्माण कब हुआ था भाई, स्थापना कब हुई थी इसकी, स्थापना 1952 को, ठीक है। कहां मौजूद है, दिल्ली में, ठीक। ये ध्यान रखना, किस मंत्रालय के अंदर आती है, संस्कृति मंत्रालय के, ठीक है। किस मंत्रालय के अंदर है भाई, संस्कृति मंत्रालय के अंदर ये आती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, छोटा सा ही क्वेश्चन था, ठीक। संगीत नाटक अकादमी आपकी भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, धन मजदूरी में परिवर्तन की दर और बेरोजगारी की दर के बीच अनुभवन्यजन्य रूप से संबंधित स्थापित संबंध को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए भाई किस रूप में जाना जाता है, इसको बोलते हैं फिलिप्स वक्र, ठीक है, क्या बोलते हैं, फिलिप्स कर्व, ठीक। तो इसमें क्या बताया था, सन 1958 में विलियम जोन्स द्वारा, विलियम विलियम द्वारा विलियम विलियम फिलिप्स द्वारा एक फॉर्मूला दिया गया, मुद्रास्फीति। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा, अपॉन बेरोजगारी, ठीक है।
इनका मतलब है जैसे जैसे आपकी इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी, उसी तरीके से आपकी क्या बोलते हैं बेरोजगारी कम होती जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से आपकी बेरोजगारी कम होती जाएगी एवं इसके उच्च लेवल पर यानी कि महंगाई के उच्च लेवल पर उच्च बेरोजगारी कमी होगी। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, इस तरीके से बनाओ और यहां पर लिखो मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। ठीक है, और यहां पर लिखो बेरोजगारी, बेरोजगारी। अब देखो 5%, 10%, 15%। सोचो आपके देश में 5% महंगाई है। ठीक है, तो ये 5% महंगाई है, तो इससे क्या होगा भाई, 5% महंगाई है तो इसमें 1% बेरोजगारी होगी। अगर आप ऊपर जाओगे तो और ऊपर ग्राफ मिलेगा। ठीक है, कम होता जाएगा, ये लगातार 0.5 रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, आप जैसे जैसे महंगाई को बढ़ा रहे हो उसके साथ में बेरोजगारी का स्तर घटता जा रहा है। ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल है और इसी को क्या बोलते हैं, फिलिप्स वक्र। ठीक है ना, जितनी ज्यादा महंगाई होगी उतनी ही ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे आपको। ठीक है, उतने ही ज्यादा क्या मिलेंगे, रोजगार के अवसर, यानी कि बेरोजगारी कम होगी। और यही आपका फिलिप्स वक्र बोलता है, कर्व बोलता है। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे महंगाई को, उसी तरीके से बेरोजगारी कम होती जाएगी। पहले 1 था, फिर 0.5 हो गया। ठीक है, तो देखो आप डबल पे कम होता गया। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये आपका क्या है, फिलिप्स वक्र। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज विद देयर ऑफिशियल लैंग्वेज करेक्टली। ठीक है ना, आपको इसमें से मैच करना है कि किस देश की कौन सी भाषा है। तो देखिए भाई, अफगानिस्तान की कौन सी भाषा है, दारी लैंग्वेज। कौन सी है, दारी। ठीक है, भूटान की कौन सी है, एजोख्या लैंग्वेज। पाकिस्तान की उर्दू है और म्यांमार की बर्मी है। तो देखिए पहले का सी, फर्स्ट का सी, टू का ए, टू का ए, थ्री का डी, थ्री का डी एंड 4 का बी। ठीक है ना, तो कौन सा होगा, फर्स्ट का सी, 2 का ए, 3 का डी एंड 4 का बी। तो कौन सा होगा आपका 4 वाला ऑप्शन, लास्ट का ऑप्शन। ठीक है ना, इसमें पहले का सी दारी लैंग्वेज अफगानिस्तान की, दूसरे में आपका भूटान की इजोक्या लैंग्वेज, तीसरे में पाकिस्तान की उर्दू लैंग्वेज एंड चौथे में म्यांमार की बर्मी, क्योंकि इसका पुराना नाम क्या था, बर्मा, उसी के कारण बर्मी लैंग्वेज। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, इनकी कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या, अफगानिस्तान की काबुल, भूटान की क्या है भाई, थिम्पू। ठीक है, थिम्पू। पाकिस्तान की क्या है, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। ठीक है, और इसकी क्या है, नेप्यादो। ठीक है ना, नेप्यादू। और पुरानी क्या थी भाई, रंगून, पुरानी क्या थी, रंगून। ठीक है, ये ध्यान रखना, कैपिटल भी पूछ ले तो थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट चलो, जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था, भाई किसने कहा था, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने। जो भी आपको इस टाइम पर भारत के नक्शे मिलते हैं जो कि 17वीं शताब्दी के, ठीक है, 18वीं शताब्दी के हैं, वो किसने रेडी किए थे, भारत के प्रत्येक हिस्से के जेम्स रेनेल ने। किसने रेडी किए थे, जेम्स रेनेल ने। ध्यान रखना, लॉर्ड क्लाइव के टाइम पर ये भारत आए थे और इन्होंने सबसे पहले समुद्री यात्राओं पर काम करना शुरू किया था, जो माल वगैरह जाता था। उसके बाद में इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के अंडर मैप बनाने के लिए काम किया। ठीक है ना, मानचित्र बनाने के लिए काम किया। तो क्या नाम लोगे, रॉबर्ट क्लाइव के साथ थे जेम्स रेनेल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, महात्मा गांधी की जयंती भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाती है। बिल्कुल सही, 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, उसी को अहिंसा दिवस भी बोलते हैं और गांधी जयंती भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ भाई, 1869 में। कब हुआ, 1869 में। थोड़ा सा जीवन परिचय देख लो, महात्मा गांधी, थोड़ा सा जीवन परिचय देख लो। ठीक है, 1869 में गुजरात के गुजरात के गुजरात के
पोरबंदर शहर में, कहा हुआ था? पोरबंदर शहर में हुआ था। इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम, माता का नाम पुतलीबाई, पुतलीबाई, एवं पिता का नाम, पिता का नाम करमचंद गांधी था, करमचंद गांधी था। ठीक है, उसके बाद ये पढ़ने के लिए चले गए कहां पर? साउथ अफ्रीका, 2 अक्टूबर 1969 को। ठीक है, फिर ये पढ़ने चले गए। उसके बाद में कब वापस लौटे थे? 1915 में भारत वापस लौटे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, भारत वापस लौटे और 1917 में इन्होंने पहला चंपारण का सत्याग्रह रखा, फिर 1918 में दूसरा खेड़ा का गुजरात के अंदर सत्याग्रह रखा, 1920 के अंदर इन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, 1922 में इन्होंने उसको वापस ले लिया चोरा चोरी कांड के बाद में, फिर इन्होंने 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की और उसी 12 मार्च, उसी महीने में 12 मार्च 1930 को इन्होंने गांधी दांडी यात्रा भी शुरू की थी। क्या बोलते हैं, 78 लोगों के साथ में, जो कि साबरमती आश्रम से शुरू होकर कहां तक जाती थी भाई? डांडी गांव तक। ठीक है ना, उसके बाद में 1942 में इनका लास्ट सत्याग्रह था और इनको नाम दिया था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो ये गांधी जी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो कब जन्म हुआ था? 1869 को। नेक्स्ट देखो, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो भाई किसे किया गया? दीपक मोहिंती को। ठीक है, किसे किया गया? दीपक मोहिंती को। करंट का क्वेश्चन है, तो किसका? पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष के रूप में दीपक मोहिंती को नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 3 से 12 में पाए जाते हैं, जो निर्माण करते हैं, किस ब्लॉक का करते हैं भाई? संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है ना, मैट्रिक तत्व होते हैं डी ब्लॉक में। कैसे तत्व होते हैं डी ब्लॉक में? डी ब्लॉक में मोस्टली धात्विक तत्व होते हैं, धात्विक तत्व होते हैं। ठीक है, होते हैं। कुल तत्व कितने भाई डी ब्लॉक के अंदर? 40। ठीक है, इन तत्वों का डी कोष अपूर्ण होता है। क्या होता है? अपूर्ण होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, ज्यादातर कैसी मेटल है? धात्विक मेटल है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा जान जाता, और उन्हीं को क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो डी ब्लॉक इसका आंसर होगा। और उनसे रिलेटेड थोड़ी सी नॉलेज है, अगर कोई पूछ ले कितने हैं? टोटल 40 है। किस कारण ये प्रॉब्लम आती है? डी कोष के अपूर्ण होने पर। ठीक है ना, क्योंकि अष्टक पूरा करते हैं ना। नेक्स्ट देखो, जब एक निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय निर्माण स्थल पर ले जाता है, तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है भाई? कौन सा लागू होता है? आर्टिकल 51A के। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसमें कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया था? सन 2002 में, सन 2002 में 86वां संशोधन हुआ था। 86वां संशोधन हुआ था। ठीक है, संशोधन हुआ था। उसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। ठीक है, तो भाई आप मिला लो कौन सा कर्तव्य है? एक श्रमिक अपने 8 वर्षीय बच्चे को, तो 8 वर्षीय बच्चा 6 से 14 वर्ष के अंतराल में आता है, उसको स्कूल भेजने के बजाय निर्माण स्थल पर ले जाता है, यानी कि जिस पर वो श्रमिक काम करता है, जबकि उसे बच्चे को क्या भेजना था? प्राथमिक शिक्षा प्रदान करनी थी, यानी कि विद्यालय भेजना था।
तो भाई कौन सा अनुच्छेद है? 51A का, जिसको कब शामिल किया गया है? सन 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा। क्योंकि देखिए क्या हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को 1950 को, तो 0 मूल कर्तव्य थे, ठीक है ना? कितने मौलिक कर्तव्य थे? 0 मौलिक कर्तव्य 0 थे, ठीक है। फिर 42वां संशोधन हुआ 1976 को, 42वां संशोधन हुआ, ठीक है। उसमें 10 को जोड़ा गया और सबसे लास्ट में सन 2002 में 86वां संशोधन हुआ था, ठीक है, 86वां, तो उसमें 1 जोड़ा गया, तो टोटल कितने हो गए भाई? 11 मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो ध्यान रखना। और इसमें किसकी बात करी जा रही है? लास्ट वाले की, यानी कि सबसे लास्ट में जो जोड़ा गया था, ठीक है ना, उसकी बात की जा रही है, लास्ट वाले की। तो उसमें क्या है? 6 से 14 वर्षों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? 51A का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उन्नीस 1977 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के लिए नंदी पुरस्कार की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई थी? नंदी पुरस्कार, ठीक है, साउथ इंडिया यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार का उच्चतम अवार्ड है, ठीक है। ये आपके एक्टर्स के लिए, म्यूजिक के लिए, ठीक है, संगीत के लिए अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो क्या नाम आएगा भाई? आंध्र प्रदेश द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इसको प्रदान किया जाता है, ठीक है। किस क्षेत्र के लिए? संगीत के लिए, सिनेमा के लिए, ठीक है, उन सारे क्षेत्रों के लिए। नेक्स्ट देखो, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता में मदद करने के लिए जुलाई 2021 में संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया था? तो भाई साहब, फैक्टरिंग विनियमन विधेयक। कौन सा पारित किया गया था? फैक्टरिंग विनियमन विधेयक, ठीक है, 2021 को पारित किया था। इसके तहत क्या था? इसके तहत था 9200 बैंकों को, जो कि कैसा ऋण प्रदान करती हैं छोटे व्यवसायियों को, ठीक है ना। इस संशोधन के तहत जो लोग छोटे व्यवसायी हैं एवं व्यापार करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए, पैसा उपलब्ध कराने के लिए 9200 गैर बैंकिंग सेवाओं से, जो गैर बैंकिंग है, ठीक है, गैर बैंक है, जो सरकारी नहीं है, उनसे ऋण प्राप्त करना था, ठीक है। तो ये वही संशोधन था और ये किसके अंदर आता है? एमएसएमई के, यानी कि सूक्ष्म लघु उद्योग के अंतर आता है, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप? कौन सा हो जाएगा? फैक्टरिंग विनियमन 2021, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जो इस मंत्रालय से रिलेटेड है, ये अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के संरचनात्मक सूत्र की पहचान करो। तो क्या है भाई? MgOH2, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको कॉपी में भी लिखाया हुआ है, ठीक, मोस्टली क्वेश्चन हो रखे हैं कॉपी में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ऐसा है, दूधिया कलर का होता है, ठीक है, दूधिया कलर का। जब आपके पेट में अम्लता ज्यादा हो जाए, अम्लता को क्या करता है? अम्लता को कम करता है, ठीक है, को कम करता है, ध्यान रखना, ठीक है। अम्लता को क्या करता है? कम करता है, ठीक है बच्चों। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या इसको चूने का पानी भी कहते हैं। जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे तो पूरा पानी दूध रंग का हो जाएगा। जब आपके पेट में एसिडिटी ज्यादा हो, देन 1 ढक्कन इसको पी लो, तो जो अम्लता यानी कि एसिडिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्षार होता है। क्या होता है? मजबूत क्षार होता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, अमरूद के पौधे में किस प्रकार की फिलोटैक्सी की जांच की गई है? भाई देखो, फिलोटैक्सी क्या होता है? जो फाइलोटैक्सी है, फाइलो फाइलोटैक्सी है, ये क्या होता है? जैसे ये अमरूद का पौधा है, ठीक है, अमरूद का पौधा है, पौधा, तो इसमें ये पत्तियां ऐसे निकलती हैं, एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट, 2 पत्तियां एक दूसरे के अपोजिट होंगी, ऐसा करके, ठीक है। ये आपने देखा होगा, या फिर देखना चाहते हो तो इस तरीके से,
यानी इसे ही बोलते हैं फिलोटैक्सी। ठीक है, किसी किसी में केवल एक ही पत्ती निकलती है। तो देखो ए पत्ती बी के अपोजिट है, ठीक है, सी पत्ती डी के अपोजिट है, ई पत्ती एफ के अपोजिट है, दोनों एक दूसरी डायरेक्शन में, ए पत्ती इधर की तरफ है तो बी इधर है। ठीक है, तो ऐसा उगने को ही क्या बोलते हैं, अमरूद के पौधे में क्या बोला जाता है, फाइलोटैक्सी। ठीक है, इस तरीके से पत्तियों के उगने को यानी कि तने पर इस तरीके के पत्तियों को लगने को क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी। ठीक, जैसे इस वाली को देखो, ए इस डायरेक्शन में तो बी भाई इस डायरेक्शन में, आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक बच्चों, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख देना और खुश रहना। ठीक है, खूब खुश रहो, अच्छा करो, सारी शिफ्ट के क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करो। कोई प्रॉब्लम हो देन प्लीज मेंशन इन योर कमेंट सेक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच टू क्लास।